बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर 10th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम यूनिट 6 स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स की, और यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 में स्टूडेंट आपके पास जो मेन टॉपिक है वो डेटा का है। तो आज हम इस लेक्चर्स में डेटा को डिफाइन करेंगे और डेटा की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। यूनिट 6 में स्टूडेंट हमारे पास यूनिट 6 है बेसिक स्टैटिस्टिक्स की, और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 6.1 में वो है डेटा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डेटा को डिफाइन करना है, और उसके बाद जो सेकंड टॉपिक हमारे पास होगा वो है टाइप्स ऑफ डेटा। यानी हमने ये देखना है कि डेटा की कितनी डिफरेंट टाइप्स हैं। और जो थर्ड टॉपिक होगा वो हमारे पास होगा अरेंजमेंट ऑफ डेटा, यानी डेटा को कितने डिफरेंट वे से अरेंज किया जा सकता है ये चेक करना होगा। तो अब हम सबसे पहले डेटा की डेफिनेशन लिखते हैं कि डेटा कहते किसको है। तो डेटा की डेफिनेशन होगी अ कलेक्शन ऑफ numerical information, a collection of numerical information is called data। यहां पे स्टूडेंट आपके पास जो मेन वर्ड है वो है न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशंस का। अब न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशंस किससे कहते हैं? न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो होती है अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, यानी वो इंफॉर्मेशन जो नंबर्स की फॉर्म में, नंबर्स की सूरत में हो, तो उन इंफॉर्मेशंस को हम क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशंस कहते हैं। जैसे लेट्स सपोज स्टूडेंट, अगर आपसे मैं पूछता हूं कि कायदे आजम कहां पैदा हुए, तो आपका आंसर होगा कराची में। अब ये जो आपके पास आंसर आ गया है कराची, ये एक इंफॉर्मेशन है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर आपसे मैं पूछता हूं कि पाकिस्तान कब बना, तो आपका आंसर होगा 1947। अब ये जो आंसर है 1947, इट इज अ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन नंबर्स की सूरत में आपके सामने आ रही है। तो इसलिए हम इस इंफॉर्मेशन को क्या कहेंगे? न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन कहेंगे। तो डेटा की डेफिनेशन क्या होगी? अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा, यानी एक ऐसी कलेक्शन जो नंबर्स की सूरत में हो, नंबर्स की फॉर्म में हो, तो उस इंफॉर्मेशन, उस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? डेटा कहेंगे। अब लेट्स सपोज स्टूडेंट, आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिखी है, छोटी सी एग्जांपल है। इन 10th क्लास टेस्ट ऑफ मैथ 10 student obtained following marks out of 20, यानी इन क्लास टेस्ट ऑफ मैथ 10 स्टूडेंट्स obtained following marks out of 20। एक क्लास टेस्ट हुआ उस मैथ का, उसमें 10 स्टूडेंट ने 20 में से ये मार्क्स लिए। फर्स्ट स्टूडेंट ने 7 मार्क्स लिए, सेकंड स्टूडेंट ने 8 मार्क्स लिए, थर्ड स्टूडेंट ने 3 मार्क्स लिए। इसी तरीके से जो लास्ट स्टूडेंट है उसने कितने मार्क्स लिए? 10 मार्क्स लिए। अब ये जो आपने कलेक्शन लिखी है स्टूडेंट, ये किस फॉर्म में है? ये नंबर्स की फॉर्म में, यानी ये जो इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है ये नंबर्स की सूरत में आ गई है। तो इट मींस कि ये आपके पास क्या होगा? डेटा होगा। अब सेकंड हमारे पास जो टॉपिक था वो ये है कि टाइप्स ऑफ डेटा, कि डेटा कितने टाइप्स का होता है। तो याद रखें स्टूडेंट, जो टाइप्स ऑफ डेटा जो है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा है, यानी जो डेटा होता है वो 2 टाइप्स का होता है। जो फर्स्ट टाइप ऑफ डेटा है उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा कहते हैं, और जो सेकंड टाइप ऑफ डेटा है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा कहते हैं। तो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ डेटा, यानी ये डेटा की क्या होंगी? 2 टाइप्स होंगी। अब हम पहले चेक करते हैं कि प्राइमरी डेटा किससे कहा जाता है। यानी प्राइमरी डेटा की
डेफिनेशन क्या होगी? तो प्राइमरी डेटा की डेफिनेशन होगी डेटा कलेक्टेड एट फर्स्ट हैंड। डेटा कलेक्टेड एट फर्स्ट हैंड, यानी अगर कोई डेटा जो है वो फर्स्ट हैंड कलेक्ट किया गया हो तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी डेटा कहेंगे। डेटा कलेक्टेड एट फर्स्ट हैंड इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। अब फर्स्ट हैंड का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज अगर आपसे मैं कहूं कि इस ईयर में, इस साल में जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उन्होंने फाइनल एग्जाम में कितने मार्क्स लिए अ पर्टिकुलर स्कूल, यानी एक खास स्कूल के अंदर 10th क्लास के स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए, तो इसके बारे में डेटा इकट्ठा करें। तो इसका डेटा इकट्ठा करने के दो डिफरेंट वेज हैं कि आप डायरेक्ट उसी क्लास में चले जाएं जिसके आपने मार्क्स को कलेक्ट करना है और जाकर इंडिविजुअल स्टूडेंट से क्या करें? मार्क्स पूछें। जैसे आप क्लास में जाते हैं और फर्स्ट स्टूडेंट से मार्क्स पूछते हैं तो लेट्स सपोज वो कहता है मेरे मार्क्स 789 है। फिर इसी तरीके से सेकंड स्टूडेंट से आप जाके क्या करते हैं? उसके मार्क्स पूछते हैं तो वो कहता है लेट्स सपोज 891 है। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टूडेंट कहता है 693 है। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टूडेंट कहता है 993 है। तो इसी तरीके से जो लास्ट स्टूडेंट है वो लेट्स सपोज कहता है कि मेरे जो मार्क्स है वो 948 है। अब ये जो आपने डेटा कलेक्ट किया है ये आप खुद क्लास में गए हैं और बनफ से नफीस हर स्टूडेंट से आपने उसके मार्क्स पूछकर उसको नोट किया है। अब ये डेटा आपके लिए क्या होगा? प्राइमरी डेटा होगा आपके लिए। तो ये प्राइमरी डेटा होगा। इसके बाद जो है वो सेकेंडरी डेटा है कि सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा की डेफिनेशन ये होगी कि अ डेटा कलेक्टेड या अ डेटा प्रोसेसिंग थ्रू सम स्टैटिस्टिकल टूल्स, अ डेटा प्रोसेस्ड थ्रू सम स्टैटिस्टिकल टूल्स, थ्रू सम स्टैटिस्टिकल टूल्स इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। यानी एक ऐसा डेटा जो कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स के जरिए प्रोसेस हुआ हो, यानी कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स के जरिए से गुजरा हुआ हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी डेटा कहेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में स्टूडेंट ये जो आपके पास डेटा था ये क्या था? प्राइमरी डेटा था। क्यों प्राइमरी डेटा था? क्योंकि आपने इसको फर्स्ट हैंड कलेक्ट किया था, यानी आप खुद जो है वो 10th क्लास में गए थे, वहां पर जाके ईच स्टूडेंट से आपने उसके मार्क्स पूछे और उसको नोट किया। अब ये जो डेटा है ये आपके लिए क्या होगा? प्राइमरी डेटा होगा। अब इसी डेटा को कलेक्ट करने का एक और वे है कि आप जो है वो स्कूल में ऑफिस में चले जाएं, प्रिंसिपल ऑफिस जाएं या क्लर्कल ऑफिस में जाएं, वहां जाकर उससे कहें कि मुझे इस साल के जो मार्क्स हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के उनका रिकॉर्ड चाहिए। तो वो जो क्लर्क है वो क्या करेगा? कागज निकालेगा, आपको दे देगा। अब ये जो आपने मार्क्स कलेक्ट किए फ्रॉम द क्लरिकल ऑफिस और प्रिंसिपल ऑफिस, ये डेटा आपके लिए क्या होगा? सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। अब डेटा वही है लेकिन आपके लिए ये क्या होगा? सेकेंडरी डेटा होगा। यानी क्यों? क्योंकि अब आपने फर्स्ट हैंड इसको कलेक्ट नहीं किया है बल्कि प्रिंसिपल ऑफिस के जरिए से इसको कलेक्ट किया है। तो अब ये डेटा जो है ये सम स्टैटिस्टिकल प्रोसेस से गुजरा और फिर आप तक पहुंचा। तो अब ये डेटा आपके लिए क्या होगा? सेकेंडरी डेटा होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट जब आप कोई डेटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम इंटरनेट या फ्रॉम न्यूज़पेपर या फ्रॉम टीवी चैनल या फ्रॉम एनी अदर सोर्स, तो वो जो डेटा होगा वो आपके लिए क्या होगा? सेकेंडरी डेटा होगा। लेट्स सपोज अगर आप किसी मैगजीन से कोई डेटा कलेक्ट करते हैं तो अब आपके लिए ये डेटा क्या होगा? सेकेंडरी डेटा होगा। लेकिन मैगजीन के लिए ये डेटा क्या होगा? प्राइमरी डेटा होगा, क्योंकि मैगजीन ने फर्स्ट हैंड उसको कलेक्ट किया और उसको स्टैटिस्टिकल प्रोसेस से गुजार कर आप तक पहुंचाया।
तो अब मैगजीन के लिए ये डाटा प्राइमरी डाटा है और आपके लिए ये डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा है। तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ डाटास, यानी जो डाटा की दो डिफरेंट टाइप्स होती हैं वो आपके पास ये है। अब हमारे पास जो थर्ड टॉपिक है स्टूडेंट वो है अरेंजमेंट ऑफ डाटा, यानी जो डाटा है उसको कितने डिफरेंट वे से अरेंज किया जा सकता है। तो अब हम देखेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ डाटा क्या क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा वो होगा अरेंजमेंट ऑफ डाटा। अरेंजमेंट ऑफ डाटा में जो फर्स्ट टाइप है वो आपके पास होता है अनग्रुप डाटा होता है, यानी जैसे आपने डाटा नोट किया वैसे ही, जैसे ऑब्जर्व किया वैसे ही उसको नोट किया। जैसे यहां पर ये जो डाटा है ये आपके पास अनग्रुप डाटा है 7, 8, 3, 10, यानी ये किसी अरेंजमेंट में नहीं है। जैसे ही आपने इसको ऑब्जर्व किया है वैसे ही उसको क्या किया है, नोट किया है। ये जो स्टूडेंट ये जो वैल्यूज ऑफ डाटा है, जैसे यहां पर फर्स्ट वैल्यू है डाटा की 7, सेकंड वैल्यू जो है वो 8 है, थर्ड वैल्यू जो है 3 है, फोर्थ वैल्यू 10 है। इन वैल्यूज ऑफ डाटा को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इट मींस कि जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है डाटा की वो 7 है, सेकंड ऑब्जर्वेशन 8 है, थर्ड ऑब्जर्वेशन 3 है, इसी तरीके से जो लास्ट ऑब्जर्वेशन है वो आपके पास क्या है, 10 है। तो दीज वैल्यूज ऑफ डाटा आर कॉल्ड ऑब्जर्वेशंस ऑफ डाटा। अगर आप किसी डाटा को जैसे ऑब्जर्व करते हैं वैसे ही नोट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अनग्रुप डाटा कहते हैं। या हम कह सकते हैं अगर कोई डाटा किसी अरेंजमेंट में ना हो, यानी उसकी अरेंजमेंट ना हुई हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनग्रुप डाटा कहेंगे। सेकंड टाइप है डाटा की, अरेंजमेंट ऑफ डाटा की, वो है अरे। अरे कहते हैं व्हेन डाटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी जब हम डाटा को अरेंज करते हैं, when data is arranged in ascending or descending order it is called array. When a data is arranged in ascending or descending order, ascending order क्या होता है और descending order क्या होता है। जैसे लेट्स सपोज आपके सामने ये एक डाटा लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे कहूं कि अरेंज दिस डाटा इन अरे फॉर्म, अरे फॉर्म में दो ऑर्डर आते हैं, असेंडिंग ऑर्डर आता है और डिसेंडिंग ऑर्डर आता है। असेंडिंग ऑर्डर ये होता है कि मैं इस डाटा को जो है वो स्मॉलर वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू की तरफ लिखूं, यानी सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखूं और सबसे लास्ट में सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू लिखूं। तो हम कहेंगे कि ये जो डाटा अरेंज हुआ है ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ है। जैसे यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 3 है, उसके बाद इससे बड़ी वैल्यू 7 है, तो 3 लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद 7 लिखेंगे, उसके बाद 8 लिखेंगे और उसके बाद इससे बड़ी जो वैल्यू है वो आपके पास 10 है, तो हम 10 दो बार आ रहा है तो इसको 10 लिखेंगे। इसी तरीके से इससे बड़ी जो वैल्यू है वो हमारे पास 15 है, तो हम 15 लिखेंगे, इसके बाद 17 है, फिर 18 है, फिर 19 है और लास्ट में 20 है। तो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डाटा। तो इसको, या अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले आपने सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू लिखनी है यानी 20, फिर 19, फिर 18 और लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखनी है यानी 3 लिखनी है। तो दिस इज क्या होगी, ये जो अरेंजमेंट होगी इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अरे। और जो थर्ड टाइप ऑफ अरेंजमेंट है वो आपके पास से ग्रुप्ड डाटा है, इसको ग्रुप डाटा भी कहते हैं और इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इस ग्रुप डाटा को यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं जो डाटा है, जो अनग्रुप डाटा है, उसको टेबुलर फॉर्म में लिखूं, यानी किसमें लिखूं,
टेबुलर फॉर्म में लिखूं, टेबल बनाऊं इसका, तो ये जो डेटा होगा ये डेटा क्या कहलाएगा, ग्रुप डेटा कहलाएगा, या इसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। यानी टेबुलर फॉर्म में लिखने को ये दोनों नाम देते हैं, ग्रुप डेटा कहते हैं या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और जो फोर्थ टाइप ऑफ अरेंजमेंट है वो आपके पास है ग्राफिकल अरेंजमेंट। यानी अगर हम ग्राफ में ड्रा करते हैं, किसी डेटा को ग्राफिकल वे में शो करते हैं, तो वो आपके पास क्या होगा, 4 टाइप होगा। तो अब यहां पर स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के जरिए ये देखेंगे कि ग्रुप डेटा या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा को कैसे अरेंज किया जाता है। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, The following data shows the number of members in various families। यानी नीचे जो डेटा है वो ये शो कर रहा है कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज, यानी मुख्तलिफ फैमिलीज के अंदर जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद को शो कर रहा है। अब आपसे कह रहा है कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, या इन अदर वर्ड्स आपने ग्रुप डेटा में इसको कन्वर्ट करना है। और सेकंड है आल्सो फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, और फिर उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट इस डेटा की फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है 9, यानी जो पहली फैमिली है उसमें 9 मेंबर हैं। इसी तरीके से सेकंड ऑब्जर्वेशन है 11, इट मींस कि जो सेकंड फैमिली है उसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 11 है। इसी तरीके से नेक्स्ट फैमिली में 4 है, और इसी तरीके से जो लास्ट फैमिली है उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो 7 है। अब हमने स्टूडेंट इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने से पहले या इसको ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करने से पहले यहां पर हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी कहते किसको है। यानी पहले हम फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करेंगे और उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होगी। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होगी द नंबर ऑफ टाइम्स a particular observation occurred in the data is called frequency of that observation। यानी फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन यह होगी कि द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्ड इन द डेटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन। यानी एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, एक खास ऑब्जर्वेशन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ये होगी कि हम चेक करेंगे कि वो जो ऑब्जर्वेशन है वो डेटा में कितनी टाइम्स आ रही है। यानी जितनी टाइम्स वो डेटा में अकर कर रही होगी वो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ 9 इन दिस डेटा, यानी इस डेटा में फ्रीक्वेंसी ऑफ 9 क्या होगी, तो 9 आपके पास एक ऑब्जर्वेशन है और हम इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करना चाहें तो हम यहां पे देखेंगे कि इस डेटा के अंदर 9 कितने टाइम्स आ रहा है। जितने टाइम्स आएगा यानी जितनी मर्तबा आएगा, जितनी 9 की तादाद होगी इस डेटा के अंदर वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। जैसे 9 ये 1 टाइम आ रहा है और इसके बाद 9 इधर भी है तो 2 हुआ, ये 3 हुआ, इसके अलावा ये 4 and 5 and 6। तो हम यहां पे कहेंगे कि 9 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 है, बिकॉज 9 अकर्ड इन दिस डेटा 6 टाइम। यानी जो 9 है वो इस डेटा के अंदर कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। तो इट मींस ये 1 आगे जाके 2,
नेक्स्ट आपके पास 3 4 5 है, सॉरी 6 नहीं है, 9 जो है वो डेटा में कितनी टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है। तो इट मींस कि हम कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 9 इन दिस डेटा इज 5 बिकॉज 9 इज अकर्ड इन द डेटा 5 टाइम। इसी तरीके से आप 11 की फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं, 4 की फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं। तो हर ऑब्जर्वेशंस की जो फ्रीक्वेंसी होगी डेटा में वो क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। अब हम स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे या ग्रुप डेटा में इसको कन्वर्ट करेंगे। अब इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए याद रखें स्टूडेंट, सबसे पहले काम आपने ये करना है कि इस डेटा के अंदर हाईएस्ट वैल्यू क्या है और लोवेस्ट वैल्यू क्या है वो चेक करना है। यानी जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेटा है, मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन क्या है और मिनिमम ऑब्जर्वेशन क्या है, या मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है डेटा में, ये दो वैल्यूज आपने सबसे पहले चेक करनी होती है टू कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम चेक करेंगे कि मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन या हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है। तो यहाँ पे 11 है। अब अगर हम चेक करते हैं क्या 11 से भी कोई बड़ी वैल्यू है, तो इट मींस के 12 है और इससे कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, तो इट मींस के इस डेटा के अंदर जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है या हाईएस्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो 12 है। और अब हमने देखना है कि मिनिमम ऑब्जर्वेशन या लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, तो ये आपके पास 3 है। अब हम चेक करेंगे क्या 3 से भी कोई छोटी ऑब्जर्वेशन है, तो आपको नजर आ रहा है इधर 2 आ रहा है, तो इट मींस के मिनिमम ऑब्जर्वेशन क्या है, 2 है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए आपने सबसे पहले जो है वो फर्स्ट कॉलम लिखना है, एक टेबल बनाना है और उसके फर्स्ट कॉलम में क्लासेस लिखनी है, यानी जो पहला कॉलम आएगा उसमें क्लासेस लिखनी है। अब यहां पे क्लासेस लिखने के लिए आपने चेक करना है कि मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन और मिनिमम ऑब्जर्वेशन में कितना डिफरेंस है। तो हमें नजर आ रहा है कि मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन आपके पास 12 है, मिनिमम ऑब्जर्वेशन आपके पास 2 है। तो 12 माइनस 2 करते हैं तो क्या डिफरेंस आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है। ये जो 10 का डिफरेंस है ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, यानी बहुत बड़ा डिफरेंस ये नहीं है। अब ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, यानी डिफरेंस जो है वो 10 बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं समझा जाएगा। तो फिर हम जो क्लासेस हैं उसमें मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और क्लासेस के अंदर सिंगल वैल्यू रखेंगे। जैसे मिनिमम वैल्यू 2 थी तो हम फर्स्ट क्लास में 2 रखेंगे, फिर नेक्स्ट 3 होगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 और लास्ट में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लिखेंगे 12। यानी यहाँ पर हमने देखा कि जो डिफरेंस था मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू में वो 10 का था और 10 को इतना बड़ा डिफरेंस नहीं समझा जाता है। और अगर डिफरेंस ज्यादा ना हो तो जब आपने क्लासेस बनानी है तो उसमें सिंगल वैल्यू रखनी है। जैसे फर्स्ट क्लास में हमने 2 रखा, सेकंड क्लास में हमने 3 रखा, थर्ड क्लास में हमने 4 रखा, नेक्स्ट क्लास में हमने 5 रखा, उससे भी नेक्स्ट क्लास में हमने 6 रखा, उससे नेक्स्ट क्लास में हमने 7 रखा, उससे नेक्स्ट क्लास में 8, फिर 9, फिर 10 और फिर 11 और लास्ट में हमने क्या मैक्सिमम वैल्यू रखी, दैट इज 12। अब ये आपके पास पहला कॉलम हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब सेकंड कॉलम में आपने फ्रीक्वेंसीज का कॉलम बनाना है। सेकंड को फ्रीक्वेंसी को यहां पर हम एफ के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, यानी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको एफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम चेक करेंगे कि 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है। इट मींस कि 2 जो है वो इस डेटा में कितने टाइम्स आ रहा है। तो उसके लिए हमने देखना है कि 2 इस डेटा में कितने टाइम्स आ रहा है। तो ये 2 जो है वो इस डेटा के अंदर 1 टाइम आ रहा है, यानी एक दफा आ रहा है। तो इट मींस कि इस डेटा में 2 की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, वो आपके पास 1 होगी। तो हम 2 के सामने फ्रीक्वेंसी के कॉलम में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो इट मींस के 2 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, वो 1 हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो आपके पास है 6।
सॉरी 3 है, तो हम इस डेटा में चेक करेंगे कि 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी इसके अंदर। अब 3 हम देखेंगे कि इसमें कितने टाइम्स आ रहा है। ये 1 टाइम आ रहा है, और इसके अलावा ये 2 हो गया, इसके अलावा आगे आपके पास ये हो जाएगा 3, ये 3 टाइम्स आ रहा है। तो इट मींस कि जो 3 है वो इस डेटा में 3 टाइम आ रहा है, तो हम 3 के सामने फ्रीक्वेंसी के कॉलम में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इसी तरीके से अब हम चेक करेंगे कि नेक्स्ट क्लास हमारे पास 4 है, तो 4 की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो 4 एक बार आ गया, ये 2 बार आ गया, इसी तरीके से ये 3, नेक्स्ट 4, 5, 6, इसके अलावा यहां पे नहीं आ रहा है, तो इट मींस कि 4 की फ्रीक्वेंसी होगी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो हम 4 के कॉलम में, क्लासेस में 4 के सामने फ्रीक्वेंसी के कॉलम में क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, क्योंकि 4 जो हो रहा है वो 6 टाइम आ रहा है, तो इट मींस कि 4 की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 6 होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास आपके पास 5 है, तो हम इस डेटा में चेक करेंगे कि 5 कितने टाइम्स आ रहा है, यानी 5 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो ये 1 टाइम हुआ, और नेक्स्ट ये 2, ये 3, 4, इट मींस कि जो 5 है वो 4 टाइम आ रहा है, तो 1, 2, 3 एंड 4। तो इट मींस कि हम कहेंगे कि 5 की फ्रीक्वेंसी इस डेटा में क्या है, 4 है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 6, तो हम देखेंगे कि 6 की फ्रीक्वेंसी क्या है इस डेटा में। तो चेक करेंगे कि 6 कितने टाइम्स आ रहा है, 1, 2, 3, तो इट मींस कि 6 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 3 होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है 7, तो हमने चेक करना है कि 7 कितने टाइम्स आ रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी जो 7 है वो 6 टाइम आ रहा है, तो इट मींस कि 7 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 6 होगी। नेक्स्ट हमारे पास 8 है, तो 8 की फ्रीक्वेंसी अगर चेक करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 टाइम 8 आ रहा है, तो इट मींस कि 5 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 8 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 5 होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो 9 है, तो 9 की फ्रीक्वेंसी चेक करनी हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इट मींस के 9 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 6 होगी। अब 10 की चेक करेंगे कि 10 इस डेटा में कितने टाइम्स आ रहा है, तो 10 की फ्रीक्वेंसी होगी 1, 2, तो इट मींस के 10 जो है वो 2 टाइम आ रहा है, तो 10 की फ्रीक्वेंसी 2 होगी। अब 11 की चेक करेंगे तो 11 1 हो जाएगा, ये 2, तो इट मींस के 11 की फ्रीक्वेंसी 2 है। अब लास्ट में हमारे पास 12 आ रहा है, तो जो 12 की फ्रीक्वेंसी है वो इस डेटा में, यानी 12 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, तो इट मींस के 12 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 होगी। अब स्टूडेंट आपने ये चेक करना है कि ये जो डेटा, ये जो टेबल बनाया है, यानी जो फ्रीक्वेंसीज लिखी हैं, ये सही लिखी हैं या गलत लिखी हैं। उसके लिए आप क्या करें कि ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनको आपस में ऐड करें, यानी 3 + 1 4, 4 + 6 10, 10 + 7 17, 18, 19, 20, 23 होगा, तो 5 28 हो जाएगा। 28 + 6 करेंगे तो आपके पास 34 होगा, 34 + 5 करेंगे तो आपके पास 38 हो जाएगा, 38 + 1 करेंगे तो ये टोटल कितने आ जाएंगे, 39 आएंगे। तो ये जो आपने सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज लिया है, यानी फ्रीक्वेंसीज को आपने किससे रिप्रेजेंट किया था, f से,
तो ये जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है इसको हम इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो सिंबल होता है ये यूज होता है समेशन के लिए, यानी सम को अगर हमने किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करना हो तो ये आपके पास ये इस सिंबल के जरिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने इन फ्रीक्वेंसीज को जो सम किया है, सम ऑफ एफ मींस के इन सारी फ्रीक्वेंसीज को आपने क्या किया 1 + 3 + 6 प्लस जो लास्ट फ्रीक्वेंसी थी वो 1 थी। तो इन फ्रीक्वेंसीज को हम क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एफ लिखेंगे, मींस के सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और इसको इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास समेशन ऑफ एफ जो है वो क्या आ रहा है, वो 39 आ रहा है। अब हमने चेक करना है क्या ये जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी डेटा के अंदर, इस डेटा में वो भी 39 है या नहीं है। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। तो इट मींस कि जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उतना ही समेशन ऑफ एफ आ रहा है। तो इट मींस कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ये सही बन गया है। अब उसने हमसे आल्सो फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, यानी जो थर्ड कॉलम है इसमें हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे फाइंड करेंगे ये हमने देखना है। अब फर्स्ट क्लास की स्टूडेंट जो फ्रीक्वेंसी थी वो 1 थी, यानी फर्स्ट क्लास से 2 की फ्रीक्वेंसी 1 है, और 2 की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो भी 1 ही होगी। अब सेकंड क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी 3 थी। अब सेकंड क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर मैं फाइंड करना चाहूं तो इस 1 को इस 3 में ऐड करूंगा, तो ये 3 + 1 क्या होगा, 4 होगा। तो इट मींस कि सेकंड क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो 4 होगी। इसी तरीके से ये थर्ड क्लास है यानी 4, उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए इस 4 को हमने ऐड करना होगा 6 के साथ। तो 4 + 6 किसके इक्वल होता है, 10 होता है। तो इट मींस के थर्ड क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 10 होगी। अब नेक्स्ट क्लास की अगर आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो तो 10 को 4 के साथ ऐड करना है, तो ये 14 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए 14 को इस 3 के साथ ऐड करना है, तो ये 14 + 3 क्या होता है, 17 होगी। इसी तरीके से 17 + 6 करेंगे तो ये 23 होगी। 23 + 5 करेंगे तो ये 28 होगी। 28 को 6 में ऐड करेंगे तो आपके पास जो होगा वो 34 हो जाएगा। 34 को 2 में ऐड करेंगे तो 36 होगा। 36 + 2 क्या होगा, 38 होगा। 38 + 1 क्या होगा, 39 होगा। तो इट मींस कि लास्ट क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज होगी वो 39 होगी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज का क्या मतलब होता है कि आपसे अगर कोई पूछे कि कितने ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें जो नंबर ऑफ फैमिलीज, कितने ऐसी नंबर ऑफ फैमिलीज हैं जिनमें नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो लेट्स सपोज अगर मैं कहूं कि 5 या 5 से कम है। अगर आपसे कहा जाता है कि कितनी ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें मेंबर्स जो हैं वो 5 या 5 से कम है, तो आप देखोगे कि क्लास 5 कौन सी है, ये वाली है। और इस क्लास 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 14 है। तो इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखते हुए आप कह सकते हो कि 14 ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें मेंबर या तो 5 है या तो 5 से कम है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी आर फैमिलीज whose members are 10 or less than 10, तो आप देखोगे कि जो 10 क्लास है इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 36 है। तो आप इस 36 को देखते हुए कह सकते हैं कि there are 36 families whose members are 10 or less than 10, यानी 36 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके जो मेंबर्स हैं वो 10 है या 10 से कम है। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज कहती है।
अब स्टूडेंट ये टेबल बनाने का क्या मकसद होता है? इसका मकसद ये होता है कि आपने जो गिवन डेटा है उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। अगर आपसे मैं ये जो डेटा इस फॉर्म में गिवन है, यानी क्वेश्चन में जो डेटा गिवन था, अगर आपसे मैं कहूं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, यानी एक सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी फैमिली है जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर है, यानी फ्रीक्वेंसी, यानी ऐसी कौन सी फैमिली है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो अब अगर आप इस आंसर का जवाब इस अनग्रुप डेटा से दोगे तो इससे आपको इंफॉर्मेशन का कलेक्ट करना या इंफॉर्मेशन का गेन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब हम इसको टेबल की फॉर्म में लेके आते हैं तो इस टेबल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इजी होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा मेंबर जो है वो कितनी ऐसी फैमिलीज है जिनमें सबसे ज्यादा मेंबर्स हैं, तो आप कहोगे कि 1 ऐसी फैमिली है जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर है, दैट आर 12। अब अगर आपसे मैं कहूं कि किस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो आप कहोगे कि जो 8 9 है उसकी फ्रीक्वेंसी 6 है और जो 4 है उसकी भी फ्रीक्वेंसी 6 है। तो इट मींस के जिन फैमिलीज में 9 मेंबर है वो फैमिलीज ज्यादा है और जिन फैमिलीज में 4 मेंबर है वो फैमिलीज ज्यादा है, मींस के उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो इट मींस के ये टेबल में कन्वर्ट करने का बुनियादी मकसद होता है वो ये होता है कि आपने इंफॉर्मेशन को इजीली और क्विकली क्या करना होता है, गेन करना होता है बाय यूजिंग टेबल विद रिस्पेक्ट टू क्या, अनग्रुप डेटा के रिस्पेक्टिवली, यहां से आप इंफॉर्मेशन इजीली क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं।